अस्सलाम वालेकुम। ओरो लाइफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपना ऑफिस कैसे इस्टेब्लिश करना है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अपनी कंपनी को हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ कैसे रजिस्टर्ड करवाना है। ये बहुत अहम मरहला है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़रान खान साहब। जी ज़फ़रान खान साहब, बताएंगे इस बारे में कि कंपनी को एफपीआई के साथ कैसे रजिस्टर्ड करना होगा। जी काशिफ साहब, जो आज का हमारा लेक्चर है ये आप ऐसे समझ लें कि ये बैकबोन है इन तमाम लेक्चर्स की, क्योंकि इस लेक्चर के बगैर आप कंपनी नहीं बना सकते। बेसिकली जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया है कि हम बनाने जा रहे हैं एक इनफरादी कंपनी जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, यानी कि ये एक ही इंडिविजुअल के नाम पे होती है ठीक है। और वही इसका ऑनर होता है। बहुत ही ईजी से स्टेप्स हैं इसके। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन एनटीएन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपका कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास मोबाइल सिम जो आप ही के नाम पे हो वो होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका ऑफिस रेंट के ऊपर है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आपके पास रजिस्ट्री की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो आपके पास ऑनर की आईडी कार्ड की कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस का बिल या पीटीसीएल के बिल की कॉपी हो जो कि पिछले 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आपका लेटर हेड, उसके बाद आपकी स्टैम्प और आपका विजिटिंग कार्ड। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन सबमिशन के वक्त आपको सबमिट करवानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको आयरस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि व्यूअर्स आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं आयरस की वेबसाइट को। इसके चौथी लाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन का एक लिंक है। आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक आयरस की वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है। आप उस फॉर्म को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस फॉर्म के ऊपर बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसा कि आपका फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने उसको फिल करनी होती हैं। ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें फिल करने के बाद सबसे आखिर पे कैप्चा मांगा जाता है ताकि वो पता चल सके कि ये रिपोर्ट तो नहीं है। आप उसको लिखेंगे और उसके बाद आप सबमिट के बटन को क्लिक कर देंगे और आपके मोबाइल के ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। जो कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने बिज़नेस की उस वक्त आपको वो रिक्वायर्ड होगा। ओटीपी वसूल होने के बाद आपको ओटीपी के साथ आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी मौसूल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा आयरस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर आपने लॉगिन करना है और जो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पे आया है, मोस्टली तौर पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूज़र आईडी होता है। वहाँ पे वो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे। उसके बाद आयरस की वेबसाइट ओपन हो जाती है। उसके ऊपर सबसे ऊपर आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल फॉर्म 181, ठीक है। ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसके ऊपर मज़ीद आपसे आपकी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। उसके अंदर आपका जो आईडी कार्ड है, जो आपका नाम है, ये ऑलरेडी फिल आउट हुआ आता है। आपने उसके अंदर आपने अपने बिज़नेस का नाम देना होगा। ठीक है जी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अगर आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे वो साथ साथ लेता जाएगा। आपने तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है और वहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है कि वहाँ पर आपको बिज़नेस प्रिंसिपल मांगा जाता है कि आप किस किस्म का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मोस्टली आप सबसे पहले आप उसके अंदर आप होल सेलर या जनरल ऑर्डर सप्लायर आप लिख सकते हैं और आप बाद में उसको आप अमेंड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ें करने के बाद नीचे अटैचमेंट मांगी जाती है। अटैचमेंट का मतलब यह है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपके पास हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास पीडीएफ के अंदर आपके पास होने चाहिए। आप उनको वहाँ पे अटैच करेंगे। अटैचमेंट में लगाने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। आपको जैसे आप सबमिट करेंगे तो अगर तो आपका केस अप्रूव होता है तो आपको विद इन मिनट्स आपको आपका एनटीएन नंबर इशू हो जाता है। अच्छा। ठीक है। और अगर कोई क्यूरी होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी ये क्यूरी है, इसको आप रिज़ॉल्व करें।
ठीक है। इसके बाद आप अगर जाएंगे दोबारा आप लॉगिन होंगे, तो लॉगिन होने के बाद आप ऊपर देखेंगे राइट साइड के ऊपर आपका बिजनेस सर्टिफिकेट या NTN सर्टिफिकेट के नाम से एक कॉलम बना होता है। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपका NTN सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था वीवर्स NTN बनाने का तरीका। और इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा सेल टैक्स सर्टिफिकेट। आपने अपनी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवानी है। अगर आपने गवर्नमेंट के इदारों के साथ काम करना है तो NTN के साथ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी लाजमी है। ठीक है। उसका भी यही प्रोसीजर है। आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ आपने जो ऐड करना है वो एक आपका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। वो लाजमी है, और आपका NTN सर्टिफिकेट ये लाजमी है। ठीक हो इसी गया। तरह आप दोबारा जाएंगे आप आयरस की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के नाम से आपको एक कॉलम मिलेगा। ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका केस अप्रूवल में चला जाएगा और आपका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी आपको आपके ईमेल या आपके मोबाइल के ऊपर मौसूल हो जाएगी। तो उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपने नादरा के ऑफिस जाकर आपने सेल टैक्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होती है। ठीक है। आपने वहाँ पे थंब इम्प्रेशन अपना लगाना होता है। उसके बाद आपका सेल टैक्स जो है वो आप उसके अंदर इंटाइटल हो जाते हैं। आपका सेल टैक्स नंबर भी आपको इशू हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए नादरा का ऑफिस जाना ज़रूरी है या जो ई सहूलत की शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ से नहीं हो सकती बायोमेट्रिक? कहीं से भी आप करवा सकते हैं। ई सहूलत के पास जा सकते हैं आप, नादरा के ऑफिस आप जा सकते हैं। जो स्टैम्प पेपर वाले जो वेंडर्स होते हैं जो स्टैम्प पेपर का काम करते हैं, रजिस्ट्री काम करते हैं, आप वहाँ से भी उसको आप करवा सकते हैं। जी ज़फ़रान साहब, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, ये हमें कैसे पता लगेगा कि मैंने अब NTN भी बना लिए और सेल टैक्स भी बना लिया तो मैं अब एक्टिव टैक्स पे देश में आ गया हूँ, क्या मैं अब टेंडर कर सकता हूँ कि नहीं कर जी सकता? जी, इसका बहुत ही आसान हल है। आप जस्ट गूगल की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे लिखें आयरस ATL लिस्ट या आयरस ATL लिस्ट। ATL लिस्ट, या आप ATL इंक्वायरी लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आयरस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपके लेफ़्ट हैंड के ऊपर लिखा आ रहा होता है जी ATL इंक्वायरी या ATL लिस्ट। ठीक है। आप ATL इंक्वायरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक और विंडो ओपन होगी। वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप CNIC नंबर के साथ सर्च करेंगे या अपने NTN नंबर के साथ सर्च करना चाहते हैं। ठीक है। आप वहाँ पे जाके आप ATL नंबर, अपना CNIC नंबर वहाँ पे आप डालें, या आप अपना NTN नंबर अगर आप इशू हो चुका है आप वो उसको इंटर करें और आगे आप कोड आएगा, उस कोड को आप वहाँ पे इंटर करें और फिर आप उसको सबमिट कर दें। तो वहीं पे आपका ATL ओपन हो जाएगा। वहाँ पे लिखा आएगा ATL एक्टिव। एक्टिव मीन कि आप वहाँ पे एक्टिव हैं और आपका NTN नंबर और आपका सेल टैक्स नंबर जो है वो आपको इशू हो चुका हुआ है। जी ठीक हो गया ज़फ़रान साहब, लेकिन एक इशू हमने अक्सर देखा है कि जो लोग नई रजिस्ट्रेशन कराते हैं ठीक है। जब वो चेक करते हैं तो उनका सेल टैक्स जो है ना वो एक्टिव नहीं आ रहा था, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जी इसका आसान हल है कि जब आप सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा लें तो आपने जाके सेल टैक्स सबमिशन जो रिटर्न सबमिट होती है उसके ऊपर जाना है और आपने पिछली 3 माह की जो सेल टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपने नील फाइल कर देनी है। आपने पिछले 3 माह की जो ठीक है। रिटर्न्स हैं वो आपने नील फाइल कर देनी है। अब जब वो फिल करेंगे तो आपको 24 आवर के अंदर आप वहाँ पे एक्टिव शो हो जाएंगे। जी ज़फ़रान साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा बताया हमें। अब एक सवाल ये है कि एक बंदा है बिल्कुल कोरा, उसने कभी कोई काम ही नहीं किया, अच्छा, ठीक तो है। उसने अब ये टैक्स नंबर ही बनवा लिया और सेल टैक्स ही बनवा लिया, तो अब वो क्या मतलब क्या काम करेगा ये गवर्नमेंट के साथ? बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। हमने भी जब शुरू किया था तो हम भी बिल्कुल कोरे थे। हमें भी कोई अलिफ बे नहीं थी पता टेंडर्स की और ये सरकारी इदारों की। तो जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आप लोगों ने करना चाहिए। उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन्हें कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल कोरे हैं, जिन्हें अलिफ बे नहीं पता टेंडर्स का। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस चीज़ के ऊपर होगा कि हमने टेंडर्स सर्च कहाँ से करने हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं या कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ से हमें टेंडर मिल सकते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपने डेली बेस के ऊपर आपने टेंडर सर्च करने हैं। 2-4 वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके, और आपने ऐसी चीज़ें निकालनी हैं कि जिसका रेट आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। ठीक हो गया। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई टेंडर है, उसके अंदर किसी इदारों को फ्रिज चाहिए, AC चाहिए, इलेक्ट्रिक केटल चाहिए। अब ये ऐसी चीज़ है कि एक कोई भी बंदा जाके मार्केट से, होलसेल मार्केट से उसके रेट ले सकता है। ठीक है हो जी। गया। आपने फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना,
अगर आपका तजर्बा नहीं है तो आपने फ़िलहाल फर्नीचर में नहीं जाना, किसी भी ऐसी फैब्रिकेशन के अंदर आपने नहीं जाना। आप वो चीज़ें चूज़ करें जो आपने मार्केट से तैयार लेनी है और आगे आपने दे देनी है। क्रॉकरी आइटम्स हो गई, स्टेशनरी आइटम्स हो गई, ठीक है जी, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गई और मिसलेनियस काफ़ी चीज़ें आती हैं। जब आप टेंडर सर्च करना शुरू करेंगे तो आप बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जब खुद सोच सकें कि यार ये तो मैं अभी होलसेल मार्केट से रेट लेके अपना प्रॉफिट रख के अब मैं कोटेशन या मैं टेंडर कर सकता हूँ। पार्टिसिपेट दे कर सकता हूँ। जब आप 6 महीने सारे काम करेंगे तो आपको खुद तजर्बा हो जाएगा, आपको खुद पता चलेगा कि अब मैं इस फील्ड के अंदर जो हूँ, मैं एक्सपीरियंस मेरा हो चुका हुआ है, अब मैं इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकता हूँ और इस फील्ड के अंदर मैं काम कर सकता हूँ। जी, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि अपनी कंपनी को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ हमने कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, नेशनल टैक्स नंबर कैसे लेना है और सेल टैक्स नंबर कैसे लेना है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आपने टेंडर्स सर्च कैसे करने हैं और कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम टेंडर ढूंढ सकते हैं और उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।